नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज रचना धर्मिता कार्यक्रम में हमने इस मंच पर सादर आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित सुपरिचित कथाकार, कवि और अनुवादक श्री सुभाष नीरव को। अभी थोड़ी देर में हम आज के आमंत्रित अतिथि को इस मंच के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद हम उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके लेखन के बारे में बातचीत करते हैं। अभी थोड़ी देर में सुभाष नीरव जी हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार, नमस्ते। रैना जी और आपके इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। देखिए, कार्यक्रम आरंभ हो गया। सदानंद मिश्र जी, आप उनको जानते हैं, हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं और साहित्यिक रुचि रखते हैं। वे हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी मित्र हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे और मित्र हमारा आज का कार्यक्रम उसके बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ सुभाष नीरव जी रहेंगे। सुभाष जी, आज 2-3 प्रसंग ऐसे हैं जिनके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एक तो आज महापर्व मकर संक्रांति है। इस शुभ अवसर पर आपके माध्यम से मैं अपने मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और दूसरा शुभ अवसर यह है कि अभी पिछले दिनों हिंदी अकादमी की तरफ से आपको पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी गई है। उसके लिए भी मैं आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और शुरू में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? जी, अच्छा लगता है लेखक जब पुरस्कृत होता है तो कहीं ना कहीं वो अंदर से बूस्ट भी होता है। क्या बात? उसको ऊर्जा और अच्छा लगता है पुरस्कार मिलने पर और बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। बहुत अच्छी बात कही। इस बीच में डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, आपको नमस्कार कर रहे हैं। और पुष्पेंद्र अरोड़ा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। जी, बहुत सारे मित्र हमारे अब आने शुरू हो गए और मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। और आज के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ है। जी। मैं आपके बारे में, परिचय तो आपका बहुत विस्तार से है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कुछ बिंदु सामने रखना चाहता हूं। सुभाष नीरव जी जो आज के हमारे आमंत्रित साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, कवि हैं, उनके 6 कहानी संग्रह हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। 3 कविता संग्रह, 3 लघु कथा संग्रह, 2 बाल कहानी संग्रह, 7 कहानी संग्रहों का आपने संपादन किया है और जो कुछ कहानियां भी आपकी पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। और आपका एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है सुभाष जी, वो है अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य में आपने पंजाबी से लगभग 700 कहानियों का अनुवाद किया है। हे भगवान, ये समय कब मिला, कैसे किया आपने, उसके बारे में आपसे जानेंगे हम। और 70 साहित्यिक पुस्तकों का अनुवाद भी आपने किया है और अनुवाद में जो 10 पुस्तकें हैं वे NBT यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी। ये तो मैंने संक्षिप्त में आपका परिचय दिया है। और साथ में आपका जो साहित्यिक अवदान है, आपका जो साहित्यिक योगदान है, उसके लिए आपको समय समय पर सम्मानित भी किया गया है, पुरस्कृत भी किया गया है। इस बीच में कवयित्री सरिता वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई और बहुत सारे मित्र अभी हमारे पंक्ति में हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं। और जितने भी इस समय हमारे साथ मंच के साथ उपस्थित हैं, मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। नीरव जी,
हम तो एक दूसरे को बहुत बहुत सालों से जानते हैं। कई जी कार्यक्रमों में हमने एक साथ भाग भी लिया है। आप सरकारी नौकरी से एक भारत सरकार के मंत्रालय से अंडर सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सबसे जी पहले मैं एक साहित्यकार से ये पूछता हूँ कि सरकारी नौकरी और साहित्य लेखन ये आपस में कैसे आप सामंजस्य बिठा पाए? देखिए, सरकारी नौकरी और साहित्य में सामंजस्य बिठाना बहुत दुष्कर काम है, मुश्किल लगा मुझे। लेकिन मैंने शुरुआत में बहुत डर-डर के काम किया कि कोई ऐसी बात ना मैं अपनी कहानी में कह दूँ, अपने रचना कर्म में ना कर दूँ, ताकि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन बाद में जो मेरे साहित्यिक मित्र थे, बड़े कद के जो मित्र थे, उन्होंने समझाया कि भई साहित्य के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से साहित्यकार हैं, जो व्यंग्यकार भी हैं और कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। वो भारत सरकार के बहुत उच्च पदों पे काम करते हैं और वो साहित्य भी लिखते हैं, खूब छपते हैं। तो तुम अपना मन चौड़ा करो, खुला करो और लेखन अपना करते रहो जब भी समय मिले। सरकारी नौकरी में यही दिक्कत होती है कि समय कम मिल पाता है रचनाकार को, लेकिन आपको समय निकालना पड़ता है। और मैंने यही किया और बाद के वर्षों में जब मैं रिटायरमेंट के करीब था और उसके बाद से रिटायरमेंट के बाद से तो फिर मेरा खुला समय था और खूब धुआंधार लिखा भी और धुआंधार पढ़ा भी और पढ़ने में तो मैं शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नौकरी लेकिन समय-समय पर ये थोड़ा-सा व्यवधान होता रहा है। एक साहित्यकार के रूप में आपको बहुत सोच-विचार करना पड़ता था कि सरकारी जी, नौकरी में जो आपके जो नियम हुआ करते थे कि किस तरह से आपको साहित्यिक योगदान भी देना चाहिए और साहित्य के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है, जी, हालाँकि साहित्य में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जी, जी। समय-समय पर कुछ कालखंड ऐसा भी आया, जब हमारे हुँ, सामने वो प्रतिबंध सा लगा हुआ महसूस हुआ। ख़ैर, उस समय से गुज़रते हुए उसको उसका जो उसकी जो कटुता है, उसको महसूस करते हुए साहित्यकार अपनी कलम से अपनी बात कह ही देता है। उसमें कोई व्यवधान उपस्थित होने का कोई मौका नहीं रहता है उसमें। जी, जी। यहाँ मैं एक बात आपको अपने अनुभव की बताता हूँ जी, कि साढ़े 34 साल की मेरी सर्विस रही भारत सरकार में। तो कुछ विषय ऐसे थे जिन पर मैं लिखना चाहता था लेकिन चूँकि धीरे-धीरे मैं पदोन्नति पाकर के ऐसे पदों पर पहुँच गया था कि मैं वहाँ रह कर के वो लिख नहीं पा सकता था। तो वो चीज़ें मुझे छोड़ती तो नहीं थी मेरा पीछा। तो जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो सबसे पहले उन विषयों पर मैंने कहानियाँ लिखी और फिर कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर, ना कोई तनाव था। बहुत सहज ढंग से वो कहानियाँ लिखी और पसंद की गई लोगों को। तो कुछ समय रहा ऐसा कि मैं अपनी नौकरी पर आँच नहीं आने देना चाहता था और नहीं वो वो तो है, सही भी वो तो जो आजीविका की बात है, लेकिन उसमें तो जी, जी, जी। बच्चे पढ़ते हैं, उसको हम कैसे गँवा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये है कि छुट-पुट कहानियाँ लिखता रहा, कविताएँ लिखता रहा जो उस तेवर की नहीं थी, जिस तेवर की जिससे कि सरकार का कहीं की आलोचना हो, सरकार के विरुद्ध कोई बात हो, ऐसी कोई कहानी। आकाशवाणी पे कहानियाँ पढ़ता रहा मैं उस दौरान, तो आकाशवाणी का तो एक अलग ही वो है कि आप ऐसा नहीं बोलोगे, वैसा नहीं बोलोगे, ये नहीं वो तो एक आदर्श उनकी बनी हुई है सीमा कि भाई ये बिंदु हैं, इन पर आपको करना है। तो 10 एक मिनट की कहानी में पढ़ लेते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, आपके परिचय से हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि आपने अनुवाद कार्य काफ़ी किया और ख़ास करके
आप मौलिक लेखन आपने पंजाबी में भी किया है, तो पंजाबी भाषा पे ऐसा अधिकार कैसे हुआ आपका? आप, क्योंकि मैं आपके जीवन के साथ जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि जी, आप जी। मूलतः कहाँ से हैं और आपका जो प्रारंभिक जीवन है, शिक्षा दीक्षा है, कहाँ पर रही जी, है आपकी? जी। ये इस प्रश्न का उत्तर मैं कई मंचों से भी दे चुका हूँ और यहाँ भी देना चाहूँगा। यहाँ नए श्रोता होंगे कि पहले तो बेसिकली मैं एक पंजाबी परिवार का बेटा हूँ, ठीक है? और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादनगर में हुआ था और मेरे माता-पिता, मेरे दादा-नानी जो आफ्टर पार्टीशन रोजगार के सिलसिले में कैंपों से होते हुए वाया कैंप अम्बाला होते हुए मुरादनगर आ गए थे और वहाँ उनको, फादर को, चाचा को नौकरी मिल गई लेबर के रूप में और एक छोटी सी खोली मिल गई, रहने को क्वार्टर मिल गया। तो मेरा जन्म वहाँ का है और वो मतलब वहाँ मिक्स कल्चर था, सभी तरह के लोग थे, पंजाबी भी थे, ब्राह्मण भी थे, यूपी के भी थे और बिहार के भी थे, मतलब सभी जातियों के थे और एक ब्लॉक होता था जिसमें 9 क्वार्टर आगे, 9 क्वार्टर पीछे होते थे। आगे बाड़े होते थे, सार्वजनिक नल एक होता था, शौचालय एक होता था। क्या तो बात है! वहाँ पर मिक्स कल्चर में क्या हुआ कि हमारे परिवार में से पंजाबी जो हमारे माता-पिता या दादा-दादी, नाना-नानी बोलते थे, वो धीरे-धीरे खारिज होती गई, खत्म होती गई। और ये हुआ कि वहाँ पर हम लोग, हम जो नहीं पीड़ित, मैं, मेरी बहन या मेरे भाई बाद में, वो और मेरी माता भी थोड़ी बहुत बोलती थी, लेकिन हम सब हिंदी में ही बोलना शुरू कर दिया, बातचीत करना। तो हुआ क्या कि छठी कक्षा में जब मैं आया सरकारी स्कूल में, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है ये, मैंने लिखा भी है कहीं कि जब मैं छठी कक्षा में आया तो सरकारी स्कूल था, छप्पड़ के स्कूल से आया था, जहाँ टाट भी अपनी तरफ से ले जाना पड़ता था, बोरी, और बहुत मुश्किल से तख्ती पे हम लिखते थे। तो सरकारी स्कूल में आया तो वहाँ तो डेस्क मिले, पंखे मिले, बोर्ड मिला, ब्लैक बोर्ड क्या होता है हमें पता नहीं था और अच्छा आबो-हवा थी उस स्कूल में। तो वो छठी में जैसे ही आया तो वहाँ एक उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मूला लागू किया था शिक्षा नीति के तहत कि त्रिभाषी फार्मूला। उन्होंने सभी स्कूलों को बोला होगा कि भाई अगर आपके यहाँ कोई क्षेत्रीय भाषाओं के टीचर हैं और बच्चा संस्कृत की जगह कोई दूसरी भाषा, अपनी मातृभाषा पढ़ना चाहता है, तो आप उनसे कंसेंट लेकर के उनके माता-पिता से आप उनको पढ़ाइए। तो हमारे स्कूल में हमसे भी पूछा गया तो वहाँ 3 लोग थे, 3 टीचर थे। एक बांग्ला का था और एक उर्दू का था और एक कमला सरीन बहन जी थी जो पंजाबी की थी, सरदारनी थी वो। तो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा या तो लिखवा के लाओ या पूछ के ही हाल ले आओ, कोई बात नहीं, हम क्या मुझे। तो मैं गया और मेरे फादर सरकारी नौकरी से थके हारे आए थे, आकर अभी बैठे ही थे, दादा पास में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, शाम का वक्त था और माँ बाहर तंदूर पे रोटियां बना रही थी, क्या ना तंदूर होते थे, लगाते थे। वाह! क्या बात तो है! हाँ, तो पंजाबी कल्चर में ये रहा है कि वो चूल्हा कम, तंदूर, तंदूर रोटी के लिए तो तंदूर बहुत फेमस जी, था जी, हमारे यहाँ। जी। हाँ जी। तो वो मैंने पूछा फादर से, मैंने कहा कि बाबूजी, हम बाबूजी कहते थे अपने फादर को, बाबूजी स्कूल वाले पूछते हैं कि संस्कृत की जगह आप कौन सी भाषा सीखना चाहोगे? तो बांग्ला है, वहाँ पे उर्दू है और पंजाबी है, मतलब जो है। उर्दू मेरे फादर जानते थे, 8वीं क्लास तक पढ़े हुए थे, तो मुझे ये लगा कि ये उर्दू बोलेंगे, कहेंगे कि उर्दू पकड़, उर्दू उर्दू के लिए हाँ कर दे। लेकिन कुछ कहानी बननी थी दैवयोग से, मेरे फादर के मुख से ये निकला, पुत्र बचा सकता है तो अपनी माँ बोली बचा ले। क्या बात है! क्या बात है! अगर बचा सकते हो तो अपनी माँ बोली बचा लो। उनको पता था कि हमारी अपनी भाषा खत्म हो रही है। तो सीधा-सीधा आशय था कि भाई तुम पंजाबी सीख, पंजाबी पुत्र है, पंजाबी सीख। और मैंने जब जाकर कहा कि कमला सेन टीचर थी कि
जैसा मेरे फादर ने बोला था वैसे ही मैंने वहां बोल दिया कि मेरे पिता बाबूजी कहते हैं कि बचा सकते हैं तो पुत्र अपनी माँ बोली बचा लाए। और उस टीचर की आंखें नम हो गई थी और उन्होंने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि मेरी कक्षा में पंजाबी सीखने वाले 40 से 50 छात्र आ गए हैं, लेकिन मैं दूसरों की गारंटी नहीं देती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ तू जरूर सीख जाएगा पंजाबी। और 3 साल मैंने उनसे पढ़ी, पंजाबी पढ़ी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लेखक बनूंगा या अनुवाद के क्षेत्र में जाऊंगा, कभी नहीं, ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, लेकिन जड़ पड़ गई थी वहां पे। अब क्या था कि लेकिन क्या घर में परिवार में कुछ ऐसा हाँ नहीं, था? तो फिर मैंने बातचीत करनी शुरू की, थोड़ा बहुत मेरी माँ बोल लेती थी, वो रिवाइव किया उसने, क्या नाम जो है, मेरी नानी बहुत अच्छी बोलने लग गई थी, तो बाबूजी थोड़ा कम बोलते थे, दादा था वो भूल देता था। तो मुझे लगा कि मेरा ये सीखना थोड़ा, और क्योंकि मैं सीख रहा था तो उनको मैं कुछ कई चीजों से पूछता भी था, हालांकि बोलते नहीं थे तो, लेकिन जानते तो थे ना, उस कल्चर से आए थे, तमाम उम्र वो पढ़ते क्या बोलते रहे, मतलब जो है पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में। तो क्या हुआ कि वो जो जहां मैं था वहां पर पंजाबी का अखबार कोई नहीं आता था, पंजाबी की कोई किताब नहीं आती थी। तो क्या हुआ कि वो पढ़ाई क्या नाम जो थी वो पढ़ी रही, और जब मैं अप एंड डाउन करने लगा, मोदी इंटर कॉलेज में मैंने जब लिया, तो मेरी साहित्य से, जब वहाँ लाइब्रेरी बड़ी रिच थी वहाँ पे मोदी कॉलेज में, तो वहाँ साहित्य से हुआ, हिंदी साहित्य की, तो वहाँ कुछ किताबें, कुछ मैगजीन पंजाबी की आती थी, तो वो मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करने लगा, कि बीच में छूट गई थी तो पढ़ता था। और फिर उसके बाद मेरी गाजियाबाद सर्विस लग गई 2 साल के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद में, तो फिर मैं पंजाबी के अखबार लेने लग गया, वो पढ़ने लग गया, और धीरे धीरे मेरे, और जब दिल्ली आया, जब 1976 में मैं दिल्ली आया और दिल्ली की सर्विस मैंने ज्वाइन की, तो सबसे पहले रैना जी, मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है, वहां का मैं सदस्य बना, और वहां पर पंजाबी का साहित्य भी था, अन्य भाषाओं का भी था, हिंदी का भी था, तो मैं 2 पंजाबी की किताबें इशू कराता था, और बाकी जो कार्ड थे उस पर हिंदी की कराता था। और मैंने पंजाबी की किताब, पंजाबी साहित्य को, खासकर फिक्शन सिलसिलेवार पढ़ा। सिलसिलेवार पढ़ने से क्या हुआ कि मुझे जब साहित्य से वास्ता पड़ा, तो मेरा पंजाबी बोलने का, पंजाबी लिखने का, पंजाबी में बात करने का, ये धीरे धीरे मेरा एक वो बना। और मैंने सबसे पहले कहानी सारिका के लिए की, महेंद्र सिंह सरना IAS ऑफिसर होते थे यहाँ पे, और उनकी बहुत अच्छे राइटर थे पंजाबी के, उनकी कहानी की मैंने, मटर पुलाव। और मटर पुलाव सारिका 10 गरियागंज से निकलती थी, और मेरा कोई परिचय नहीं था साहित्य में, मैंने उठा कर लिफाफे में डाल के भेज दी। वहां से रमेश बत्रा का पत्र आया, पंजाबी पुत्र था वो भी, लेकिन हिंदी में लिखता था। उसने कहा कि 2 लाइन लिखी उसने अपने पत्र में कि तुम आकर जल्दी मिलो मुझे, मतलब मेरे ऑफिस में। पहली बार किसी अखबार या किसी पत्रिका के ऑफिस में मैंने कदम रखा था, बहुत हिचकिचाते हुए, बहुत डरते हुए गया, उनके सामने बैठा, नमस्कार किया, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी ये कहानी तो हम नहीं दबाएंगे, छापेंगे। मैं डर गया, मैंने कहा कि अनुवाद बढ़िया नहीं है, मतलब पहला अनुवाद है। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अनुवाद तुम्हारा अच्छा है, थोड़ा सा अभी इसको रवा होना है, लेकिन तुम्हारे में क्षमता है, हम तुमको एक कहानी देते हैं, वो करके लाओ सारिका के लिए। और उन्होंने एक कहानी दी जो आंचलिक थी, और मैंने की। वो रामचरण भीखी की थी कहानी, रामचरण कुछ ऐसी नाम था, भीखी नाम था, ये भीखी एक जगह है, वो नाम लेखक अपने, कभी लोग अपने नाम के साथ लगाते थे, लेकिन का नाम जोड़ देते। जी जी। तो वो कहानी छपी सारिका में, और उसके बाद मैंने और तमाम कहानियां उन्होंने दी, मैंने की, और मेरा सिलसिला चल गया। तो जो बीज मेरे बचपन में 6ठी क्लास में पड़ा था, मेरे
पिता ने कहा था, तो वो कहीं होना था, कहीं लिखा था कि भाई इसको इस क्षेत्र में जाना है, साहित्य के क्षेत्र में, उसमें, और उन्होंने एक रास्ता बनाने के लिए मुझे मेरी माँ बोली से, मेरे जो कच्चा कायदा होता है जो हमारा वर्णमाला का, उससे मेरे को सामना कराया, मुझसे मेरे सामने रखा, मैं पढ़ा, मैंने 3 साल पढ़ा, बहुत अच्छी ग्रेडिंग से मैंने पंजाबी सीखी है। अच्छा, और वास्तव में जो आपका लेखन का सफर रहा, वो 2 ट्रैक में, यानी रेलवे ट्रैक नहीं होते दोनों, तो समानांतर चलता रहा। आप हिंदी में जी भी लिखते रहे और पंजाबी में भी लिखते रहे। लेकिन जी जी आपने उस समय आपकी दिलचस्पी किसमें ज्यादा रही कि पंजाबी में, क्योंकि लगभग तो काम तो पूरा जो आपका लेखन कार्य है दोनों भाषाओं जी में बहुत है, प्रचुर मात्रा जी में है। जी जी, मैं इसके लिए आपको बता दूं कि मैं दोनों, मेरी यात्राएं अनुवाद की और मूल लेखन की मेरी बराबर समानांतर चली हैं। अनुवाद के लिए मुझे काम मिलता था, मैं कर देता था, ठीक है। कहानियां उन दिनों मेरी छप रही थी, दिल्ली का कोई अखबार नहीं था जिसमें मेरी कहानी नहीं छपती थी, सभी भाषा में। और कविताएं छपती थी, सरता मुक्ता में बहुत छपता था, हालांकि मैंने बंद कर दिया वहां पे। तो मेरे सामने ये था, जो अनुवाद के लिए जो मैं काम मिल रहा था, तो मैंने ये देखा रैना जी कि मैं पढ़ता पहले भी था, लेकिन बाद में जब इससे जुड़ा तो मैंने खूब पढ़ना शुरू किया। धर्मयुग तक मैं पढ़ता था, और साप्ताहिक हिंदुस्तान और उस जमाने की जितनी दिग्गज पत्रिकाएं थी हिंदी की, वो पढ़ता था। मैं ये देखता था कि उसमें अगर पंजाबी का कहीं प्रतिनिधित्व हो रहा है अनुवाद के माध्यम से, तो 3 या 4 लेखक ही बार बार रिपीट होते थे। उसमें हमारे करतार सिंह दुग्गल होते थे, उसमें हमारे अजीत कौर होती थी, और 2-3 नाम मैं बता सकता हूँ, वो होते थे। तो मैं जब कहानियां पढ़ रहा था फिक्शन, तो मैंने कहा कि पंजाबी का सही प्रतिनिधित्व तो हो ही नहीं रहा इन पत्रिकाओं में। ये जो लेखक हैं, ये मतलब प्रतिभाशाली, नो डाउट कि वो बहुत अच्छा लिख रहे थे, प्रतिभाशाली हैं, और वो सामर्थ्य भी रखते थे। वो अनुवाद करवाते थे, पैसा दे के अनुवाद करवाते थे, और वो छपते थे। लेकिन दूसरी जो बहुत सारी पीढ़ी थी, जो पंजाबी में आज चौथी पीढ़ी की या 5वीं पीढ़ी भी, कथा पीढ़ी आ गई है, तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी कहानियां, क्लासिक कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन वो लेखक क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि मैं किसी अनुवादक को पैसे दूं और वो इस कहानी का अनुवाद करके कहीं दे, तो मैंने ये बीड़ा उठाया था अपने लेखन के साथ साथ कि मैं पंजाबी का जो ये साहित्य वंचित रह गया है, इसको मैं हिंदी के पाठकों के सामने रखूंगा। क्या बात है। और मैंने वो बीड़े को पूरा किया, और मुझे शुरुआत में प्रकाशकों ने भी मुझे बहुत परेशान किया, पत्रिकाओं ने भी किया, और पत्रिकाएं तो यहाँ तक कह देती थी कि ये किसकी कहानी तुमने भेज दी है, और यार तुम लाओ, कहना अजीत कौर के लिए आओ, करतार सिंह दुग्गल की दिला दो, हम छाप देंगे। तो मैं उनसे कहता था कि ये जो नए पीढ़ी के लोग हैं जिनकी मैं आपको दे रहा हूँ, पुराने लोगों को भी करता था, मैंने कहा कि आप इसको, कहानी को पढ़िए, रचना को पढ़िए, नाम मत देखिए। अगर आपको ये कहानी नहीं अच्छी लग रही है तो मत छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो बार बार छपते रहे हैं, खूब छपे हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। हालांकि मैंने उनका अनुवाद किया था बाद में, ऐसी बात नहीं थी। तो वो धीरे धीरे ये बना कि पत्रिकाएं भी मतलब जो है मुझसे लेने लगी। प्रकाशक भी कहने लगे कि भाई ठीक है, वो भी यही रोना रोते थे, यार किसकी उठा लाए, हम तो नहीं जानते, हम क्या छापेंगे, हमारे तो किताब ही नहीं बिकेगी। तो उनको भी मैंने विश्वास में लिया, और आज स्थिति ये है रैना जी, बिल्कुल सत्य स्थिति आपको बता रहा हूँ, फैक्ट है कि मेरा मौलिक लेखन, मैं कहानियां भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, मेरे से डिमांड मेरे अनुवाद की जाती है, मांग की ली जाती हैं किताबें, मांग की कहानियां ली जाती हैं। हंस क्या हुआ, कथादेश क्या हुआ, बड़ी पत्रिकाएं क्या हुआ, एक कहानी दे दीजिए, अच्छी सी अनुवाद की कहानी दे दीजिए। तो ये स्थितियां रही, और नहीं, इसी अच्छा, वजह से नहीं, मैं आपसे ये अब जानना चाहूंगा कि मूल लेखन भी चलता रहा आपका, और साथ में आपका अनुवाद कार्य भी चलता रहा, तो आपको समानांतर समानांतर चलता रहा, तो दोनों जी। में किसमें आपको ज्यादा सहजता महसूस हुई?
और आपको लगा कि देखिए ना, मूल सहज लेखन तो में मैं तो एकदम। जी जी। सहज तो मैं दोनों में ही था, और ज्यादातर तो मेरी विधा अपनी मौलिक लेखन में कहानी विधा रही, प्रमुख विधा जो रही। मुझे कहानी लिखने में आज भी आनंद आता है, लोक कथाएं लिखने में आज भी आनंद आता है। कविताएं मेरी एक सेकेंडरी वो है, लेकिन लिखता हूँ मैं। आलोचना भी करवा ली में से, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं आलोचक नहीं हूँ। लेकिन जितना आनंद मुझे अपनी मौलिक रचनाओं में आता है या हिंदी का साहित्य पढ़ने में आता है, उतना ही आनंद मुझे, मतलब मैं एक बायां बाजू कह सकता हूँ, उधर भी उतना आनंद आता है, उधर इधर भी आता है। मैं एक कहानी का अनुवाद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कोई क्रिएट किया है। मैं कभी नहीं कहता कि मैंने ये दर्जे का काम किया। मैं कहता हूँ कि ये भी मेरे सृजन का हिस्सा है, नहीं, क्योंकि मैंने वास्तव में मैं इसी बिंदु पर आना चाह रहा था कि जब आप अनुवाद करते थे किसी कृति का, तो किन किन शर्तों का आपको ध्यान में रखना पड़ता था, क्योंकि जो मौलिक लेखन जो है उसको हूबहू अनुवाद के माध्यम से सामने लाना, तो उसमें कितना श्रम करना पड़ा आपको। और हालांकि दोनों भाषाओं पर तो आपको पूरा अधिकार था आपका। जी नहीं, श्रम मुझे शुरुआती दौर में अनुवाद के क्षेत्र में बहुत करना पड़ा। लगभग 10 से 15 साल मैंने अनुवाद करते करते अनुवाद को सीखा है। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, मात्र स्नातक हूँ। मैंने कोई अनुवाद का डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन मेरे आसपास और मेरा अनुभव और मेरे आसपास जो लोग थे वो ऐसे लोग थे, पंजाबी के भी हिंदी के भी, जो किसी भी बड़े विश्वविद्यालय से कम नहीं थे। आज भी मैं किसी कहानी में, जैसे पाकिस्तानी कहानी का अनुवाद करते समय मुझे दिक्कत आती है, तो मैं शब्दकोशों की बजाय मैं उन चलते फिरते शब्दकोशों से बातचीत करता हूँ, उनको क्या बात बताता हूँ ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। तो वो मुझे एक रास्ता बता देते हैं। उस रास्ते पर मंजिल पाना मेरा काम है। वो सही रास्ता बता देते थे कि ऐसे इसका भाव ये है। और अब तो मेरे जो पिछले 10-12 साल का जो मेरा अनुवाद का प्रोग्राम, अब मैं शब्दों पे जाता ही नहीं। मैं तो रैना जी ये देखता हूँ कि फिक्शन में खास तौर पर, कविता तो बहुत मुश्किल काम होती है, उसके बिंब को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। फिक्शन में मैं ये देखता हूँ कि जहां कहीं दिक्कत आती है तो मैं ये कह रहा हूँ, शब्द नहीं देखता मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपना मापदंड बना लिया, अपनी क्राइटेरिया बना लिया कि अनुवाद कैसे करना है, कैसे उसके उत्तम भाव अनुवाद। पर जाते हैं आप, उसके भाव, उसका मैं जो। उसका अर्थ भाव देखता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ इसके मंशा क्या है कहने की, ये बात। अगर वो मंशा मुझे पता चल जाती है, उसका भाव पता चल जाता है, तो फिर मेरे अंदर का लेखक, मेरे अंदर का अनुवादक, मेरे अंदर का रचनाकार ये कहता है कि अगर यही बात, यही भाव तुम्हें अपनी कहानी में देना हो तो तुम्हारी भाषा क्या होगी हिंदी में, और मेरे सामने रास्ता खुल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। वो भाषा नदी नदी की तरह बहती है, मतलब शब्द वो आते हैं। मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अनुवाद जो है मैं पंजाबी पाठकों के लिए नहीं करता हूँ। पंजाबी से अनुवाद हिंदी में कर रहा हूँ, पंजाबी के पाठक के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं हिंदी के विशाल पाठक के लिए अनुवाद कर रहा हूँ, और उसको पंजाबी की खुशबू का भी एहसास हो, और साथ साथ उसको एक हिंदी मुहावरे में आप समझाएं बात को। तो वो मैंने मेथड अपनाया, और मुझे लगा कि मैं थोड़ा कामयाब भी हो गया उसमें, कहना मुझे। और आज जितनी डिमांड है मुझे, भारत से बाहर भी और भारत के अंदर भी अनुवाद के क्षेत्र में, उसे लगता है कि मेरा अनुवाद ठीक ठीक है। लेकिन मुझे सीखने की प्रक्रिया अभी भी रैना जी खत्म नहीं हुई है। आज भी मैं अपनी से कम उम्र के व्यक्ति से भी सीखने की कोशिश करता हूँ, अपने समकालीन से सीखने की कोशिश करता हूँ, अपने अग्रज जो अनुवादक रहे हैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो और रास्ते में क्या हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जी मौलिक रचना का आपका अनुवाद फोटोकॉपी नहीं होता है? जी जी नहीं, उसमें एक और बात है कि छोटी रचनाओं में तो ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन अब आप 300 पेज का उपन्यास करेंगे
तो उसमें नहीं। लेकिन वहां क्या है कि वहां अगर जहां जहां दिक्कत आएगी भाषा के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, तो वहां अगर अनुवादक ये छूट लेता है। एक पंजाबी के लेखक थे, उन्होंने क्या किया, वो जानते थे थोड़ा बहुत पढ़ना, बोल भी लेते थे लेकिन लिख नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने ये मेरा एक पैरा क्यों आपने ये तो कर दिया। मैंने कहा कि आप क्योंकि पंजाबी में लिखा है ना, तो पंजाबी में आपका ये कहानी मकबूल हो गई, सब कुछ है। लेकिन आप एक हिंदी पाठक के रूप में अगर इसको पढ़ेंगे तो बात समझेंगे। मुझे हिंदी पाठकों के लिए लिखना है। मुझे ये बताइए कि जो मैं बात कहना चाह रहा था वो आई कि नहीं आई। बोले वो तो आई है, लेकिन मैंने तो शब्द ये दिए थे, मैंने तो इस तरह वाक्य फॉर्मेशन किया था। मैंने कहा उसको छोड़ दीजिए, अब वो आपका काम नहीं है। अनुवादक के लिए मैं जवाबदेह हूँ अपने पाठकों के लिए, और मैं जवाब दूंगा, और मुझे जो करना है मुझे पता है। आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया इस बात को। और एक यूनिवर्सिटी में मैं बोल रहा था अनुवाद के ऊपर, तो वहां पर भी 2-4 सवाल मुझसे ऐसे ही किए गए कि आप, हमने देखा है आपके अनुवादों में वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो भावानुवाद है, लेकिन मुख्यतः तो वो जैसे रूटीन है वो। तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि आप, मैं जो पंजाबी में लेखक का शिल्प है लिखने का, उस शिल्प को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे अजीत कौर की जो किताबें हैं या कहानियां हैं या उनके रेखा चित्र की मैंने किताब की, तो अजीत कौर का जो शिल्प है ना पंजाबी में, मार्वलस है, अनुपम, मतलब जिसको कहते हैं अद्वितीय। मतलब उस शिल्प को अगर अनुवादक चाहे तो उसको नहीं भी पकड़ सकता, उसको तो अनुवाद करना है। लेकिन मैंने उस शिल्प को में कहीं भी हेरफेर नहीं होने दिया। और वो जब कथा देश में धारावाहिक छपे या पंजाबी कहानी विशेषांक छपा मेरे सहयोग से, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो लगता ही नहीं कि ये पंजाबी से अनुवाद है, ये तो ऐसे लगता है जैसे ये मूल हिंदी में ही लिखा गया है अपने। क्या बात है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने वहां कामयाब हुआ मैं वहां पे। और इवन अजीत कौर ने जब अपनी किताबों का अनुवाद, वो मेरे से अनुवाद करवाती थी, तो ये महीने में 2 दिन मेरा अपने पास बुलाती थी, और गाँव तकिए लगा लेती थी, लेट चलती फिरती कम थी, और वो मुझसे 1 घंटा सुनती थी जो मैंने अनुवाद किया होता था। बीच बीच में हमारी बातचीत होती थी साहित्य की, इधर की चाय पीना, अर्पणा सामने पेंटिंग बना रही होती थी, सब कुछ। लेकिन वो, उनका ये कहना था कि नीरव मेरे साथ बहुत सारे अनुवादकों ने काम किया, लेकिन तेरे अनुवाद में मुझे महक आती है, खुशबू आती है, और कहीं कहीं किंतु परंतु मैं लगाती हूँ, तुम उसका रास्ता निकाल देता है, बीच का रास्ता निकाल देता है। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, और उन्होंने कहा कि आज भी वो कहती हैं कि मेरा जो अनुवाद है नीरव, जो तुमने किया है वो मुझे बहुत पसंद है, और जिस तरह का अनुवाद होना चाहिए उस तरह का वो अनुवाद हुआ है। अच्छा, तो मेरे अब लिए तो बहुत अब एक प्रश्न है मुझे आपके लिए। आप को दोनों भाषाओं पर अधिकार था, पंजाबी पर भी और हिंदी पर भी। तो जी, चाहे पंजाबी से हिंदी या हिंदी से पंजाबी आपने अनुवाद किया है, जी, उसमें आपको इसलिए दिक्कत नहीं आई कि दोनों भाषाएं आप जानते थे। अब मैं जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर मान लीजिए और किसी भाषा की रचना को आपको अनुवाद करने के लिए कहा जाए, जी, तो उस समय कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे आप? ये जी। मूल प्रश्न मेरे सामने है। रैना जी, आपने एक ऐसा प्रश्न कर दिया है जिस पर किसी ने उंगली उठाई नहीं, कहा ही नहीं है मुझसे, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप और हम सर्वभाषा कवि सम्मेलन में गुवाहाटी गए थे। आकाशवाणी ने मुझे पहली बार अनुवादक के रूप में चुना, और मुझे मालूम है क्या दिया उन्होंने। मैं तो सोच रहा था कि पंजाबी को कविता उविता देंगे, क्या नाम है। उन्होंने मुझे मलयाली की कविता दी, मलयाली गीत। तो मैं उनके पास चला गया, सामने ही था, मेरा ट्रांसपोर्ट भवन मेरा ऑफिस था, मैं सड़क पार करके जाना होता था। तो मैं गया, मैंने कहा कि ये क्या किया आपने, मैं तो पंजाबी का अनुवादक हूँ और आप मुझे पंजाबी का कोई दीजिए। बोले कि वो पहले सेट हो चुका, वो फलानी करेंगी, वो करेंगी, और आप कर लेंगे। अब मैंने कहा मैं जब मलयाली जानता नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं कैसे अनुवाद करूंगा। वो बोले कि नहीं, आप कर लेंगे, हम आपको
उसका अंग्रेजी अनुवाद देंगे और कुछ टूटा फूटा आपको हिंदी का भी देंगे, आप उसको कीजिए। तो मैंने इसको चुनौती के रूप में अरुणा जी लिया। आकाशवाणी ने पहली बार मुझसे काम कराया, तो मैंने अंग्रेजी भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट इस मंच से कह रहा हूँ। सरकारी दफ्तर में जो अंग्रेजी का काम होता है बस वहीं तक हूँ मैं। तो वो मैंने उसको पढ़ा, कई दिन लगकर उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश की। ये कविता है क्या, मतलब ये कहना क्या चाहते, उस आत्मा को पकड़ने की बहुत कोशिश की। फिर हमारे मैं मिनिस्टर सेक्शन में कुछ दिन रहा, तो हमारे एपीएस थे वो कैलाश बाबू, वो मलयाली थे, मतलब और लक्ष्मीबाई नगर में ही हमारे पास ही आकर रहने लगे थे, मार्केट के पास ही। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि ये आप मुझे मलयाली में पहले तो सुनाइए, मतलब क्या बात है। पूरी। उन्होंने सुनाई। मैंने कहा कि अब आप थोड़ा बहुत अर्थ जानते ही होंगे, मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए क्या है, जो मैंने भाव पकड़े हैं वो पकड़ा है नहीं पकड़ा। उन्होंने मुझे उसका अर्थ बताए कि ये यही कहना चाहता है ये लेखक। एक वृक्ष है और वृक्ष का एक गीत है, ये वृक्ष के बारे में बता रहा है, मतलब एनवायरनमेंट की बात है इसमें। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसको अपने ढंग से किया और मुझे नहीं मालूम था कि ये गीत है। मैंने उसको अंग्रेजी का जैसे अनुवाद था या हिंदी का टूटा फूटा, उसको पॉलिश किया, अनुवाद किया मैंने, उसको पॉलिश किया और उसमें फिर मैंने अपने 2 मित्रों को भेज दिया। उन मित्रों ने, मैंने कोई कहानी नहीं बताई, ये बताया कि भाई ऐसे सही है। तो उन्होंने उसको कहा कि बात तो कन्वे हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ये शब्द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि कभी क्या कह दे कुछ पता नहीं, उसका बिंब आप नहीं पकड़ पा रहे होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर मैंने जब उसको फाइनल किया, फाइनल करने के बाद वाजपेयी जी को सुनाया, वाजपेयी जी ने भी कुछ सलाह दी और सलाह देने के बाद में उसका एक फाइनल रूप बना और मैंने उसको वहां पर सुनाया। सुनाने से पहले क्या है कि वहां पे मूल कवि को भी बिठा दिया, मुझे भी बिठा दिया, आप तो थे ही वहां पे एक राउंड में। तो उसको मैंने, वो थोड़ी बहुत हिंदी जानता था, मतलब जो है कवि, उसने पढ़ने तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि आपने तो मेरे जो कविता है उसका, उसकी रूह को पकड़ लिया, आत्मा को पकड़ लिया, मतलब क्या बात है। अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं सफल हूँ। और जब मंच पर वो पढ़ने आए कविता, उसके बाद ही अनुवादक पढ़ता है, तो वो तो बहुत सुरीले सब, उनका स्वर था बहुत सुरीला और वो गीत था, उन्होंने जिस समा बांधा उस गीत को गा करके, और पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, आप गवाह होंगे उसके। और वो उसके बाद मुझे खड़ा होना था, मैं तो जो मैं अब किया आप था क्या मैं करते, आपको भी गाना पड़ता है। नहीं, मैंने कहा कि ये जो समा बंध गया है, क्या मैंने बात जो है। लिखा है इसको तुकांत में, ये जो कविता का रूप दिया मैंने इसको छंदमुक्त का, ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि उलट हो जाएगा बात, कहना मुझे। तो वाजपेयी जी ने जब कहा मुझे बुलाया, तो मैंने भी कहा कि हिम्मत नहीं हारनी, और एक ये भी चुनौती है कि मैं अपने संवाद को किस रूप में पढ़ता हूँ। मैंने उसको जिस ढंग से पढ़ना शुरू किया, जिस ढंग से मैंने उसको पढ़ा, जैसे अतुकांत कविताएं पढ़ी जाती हैं, तो जो श्रोता था वो क्या नाम जो है, क्योंकि उनके पास स्वर लहरी तो मिल गई थी उनको, मलयाली की, लेकिन उनके भाव नहीं मिले थे। उन भावों को मैंने अपनी कविता से जब दिया है, तो तालियों की जब गड़गड़ाहट, तो क्या मेरा मैं सफल हो गया। क्या बात है। तो यही ये यही यही पहली यही बार, बिंदु, यही बिंदु मैं पहली लाना चाह बार। रहा था कि इस तरह की हाँ, अगर और कोई भाषा है जो आप जी, नहीं जानते हैं, तो किस तरह से उसकी आत्मा तक, उसके केंद्र बहुत तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अपने आप में जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, वो जुड़े हुए हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, जी, तो जी, जी, वाजपेयी जी वाजपेयी जुड़े हैं। जी जी। वाजपेयी अच्छा जी ने जी, कुछ कहना उनसे चाह रहे हैं आप। पहले, हाँ, जी, जी, तो कई मित्र जुड़े हैं हमारे साथ, और अनुवाद पर तो बहुत विस्तार से बात हुई,
लेकिन फिर आप कथाकार तो है ही, लेकिन कवित्व कैसे आ गया आपको? कवि कैसे बने आप? क्या शुरू से ही वो प्रक्रिया रही, या आपको लगा कि कविताएं भी लिखनी चाहिए? नहीं, ऐसा है कि ये तो आप जानते हैं कि हिंदी का हर बड़ा लेखक पहले कविता से ही शुरुआत करता है। मोस्ट मतलब 90% तो ऐसा ही होता है। भगवती चरण वर्मा से हम इंटरव्यू लिया था हमने फिरोज शाह रोड पर। उस समय एमपी थे, तो हमने कहा कि आप तो कथा क्षेत्र में इतने नाम है, आपने इतना लिखा है, चित्रकर देखा जैसी किताब दी, तो आपने कुछ कविताएं भी लिखी, तो आपके कविताएं क्यों नहीं आप लिख रहे? तो बोले कि मैंने शुरुआत लेखन अपना कविता से ही किया था, और अगर मैं कविता में चलता रहता तो शायद मैं बच्चन को पीछे छोड़ देता, लेकिन मेरी कविता की नदी सूख गई थी और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद में मेरे को कोई मलाल नहीं है इस बात का। मैंने स्वीकार करने के लिए जिस क्षेत्र में मैं चल सकता था, जहां मेरी पहचान बन सकती थी, वो मैंने आइडेंटिफाई किया और मैं गद्य में आया। और आप उसका नतीजा तो जानते हैं कि मैंने क्या लिखा है, कैसे में कितना मेरा हुआ है। तो वो बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक जमाने में जब पढ़ रहा था, इंटर कर रहा था, तो मैं फिल्मी गीत बहुत सुनता था। और मैंने एक खाकी कागज की डायरी बना रखी थी, मतलब जो ना, उस पे फिल्मी गीत लिखता था। अपने अपने लिखे गीत मैंने वहां लिखे हैं, मतलब जो है उसकी तुक बैठ रही थी नहीं बैठ रही थी, लेकिन मैं और अपने ढंग से गाता भी था उसको। क्या बात है! खैर वो उसका हुआ, वो होना वाना तो कुछ नहीं था उसका, मैंने कोई फिल्मी गीतकार तो बनना नहीं था। तो जब मैंने अच्छे साहित्य से जब मेरी मुठभेड़ हुई, उससे पहले मैंने कुछ कविताएं लिखी, और वो सरिता मुक्ता में नियमित कलर पेज पे छपने लगी और कुछ पैसा भी मिलने लग गया। और मैं अपने आप को देश का बहुत बड़ा कवि समझने लग गया। जब अच्छा, भाई अच्छा। मेरी कविताएं छपती हैं और मेरे को पारिश्रमिक मानदेय भी मिलता है, मतलब क्या बात छपने है! से पहले मिलता है। फिर सर दिल्ली प्रेस छपने से पहले मनी ऑर्डर भेजता था, मतलब जब तो मेरे पाँव नहीं पड़ते थे, क्या नाम जी, जमीन पर। लेकिन क्या है कि उसमें छपते रहे तो हमारे एक बहुत मेरे जो मित्र, मेरा सर्किल जो है उसमें मेरे बहुत अच्छे मित्र मिले मुझे, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मेरी इस यात्रा को मजबूत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। रमेश बत्रा ने कहा कि वो मुझे अनुवाद और लघुकथा क्षेत्र में लाए थे। उन्होंने कहा कि नीरव, तुम 20 साल सत्ता मुक्ता में छपते रहना ऐसे ही, और 20 साल बाद पिलट के पीछे देखना तो अपने आप को उसी बिंदु पे खड़ा पाओगे जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। और इसका कोई योगदान नहीं है। अच्छी कहानी लिखो, धार्मिक में भेजो, सारिका में भेजो, इधर भेजो उधर भेजो, ये चीजें ये कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना ट्रैक बदलो। तुम्हारी कुछ कहानियां मैंने देखी हैं, अखबारों में छपी हैं, आप उसको और भी बढ़िया लिख सकते हो। और अच्छे पत्रों के लिए लिखो, अच्छे उसके लिए लिखो, और उसको छोड़। मैंने उसको तिलांजलि दे दी। फिर मैंने जो कविताएं लिखी, वो साहित्य में जब मैंने अगे को पढ़ा, जब मैंने नरेश सक्सेना को पढ़ा, जब मैंने उस जमाने के कवियों को पढ़ा, और कहानियों में तो मैंने न जाने किस किस को पढ़ा, तो मेरी ये रहती थी कि भाई जब इतना उत्तम लिखा जा चुका है, तुम कौन से तीर मार लोगे? लेकिन तुम कुछ ऐसा लिखो कि उन जैसा ना हो, लेकिन वो सुभाष नीरव जैसा तो हो। क्या बात है! लिखो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मेरी कविताएं भी छपी हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे पत्रों में छपी हैं। और कम तर लिखता हूँ, लेकिन 3 संग्रह भी आ चुके हैं। लेकिन कहानियों पर मेरा ज्यादा फोकस रहा, और कहानियों की अच्छा, डिमांड भी होती कविताओं की बात चलिए, कुछ एक दो कविताएं तो सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे जी बहुत सारे मित्र जी जुड़े जी हैं। जी 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 जी, मैं सुनाता हूँ आपको कविताएं आपको। अभी ये मेरा एक संग्रह छपा था, बिन पानी समंदर। हाँ, वह क्या बात है! सुनाइए, सुनाइए। लेटेस्ट लेटेस्ट संग्रह है वो। और उसमें कुछ कविताएं आधी से ज्यादा प्रेम पर कविताएं हैं वो, मतलब प्रेम से जुड़ी हुई। तो सुनाइए, छोटी सी सुनाइए। कविताएं हैं, तो वो मैं आपसे थोड़ा साझा कर लेता हूँ, आपके श्रोताएं उनके सामने भी, उनके लिए भी नई होगी। कि एक कविता है कि कमाल, इसका पंजाबी में और मराठी में और उसमें कन्नड़ में भी अनुवाद हुआ। क्या बात कमाल, है!
मेरे अंदर कभी एक रेगिस्तान हुआ करता था। मेरे अंदर कभी एक रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहां हरा भरा जंगल है। ये खुदा की रहमतों से ज्यादा तेरे प्यार की बारिशों का कमाल है। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। खुदा की रहमतों से ज्यादा तेरे प्यार की बारिशों का कमाल है। एक कविता और आपका साझा कर लेता हूँ जी। कि समंदर समंदर नाम से है कि इस समंदर का क्या करूं। मैं समुद्रों की यात्रा भी की है, मैंने समंदर पहाड़ों पे भी गया हूँ, समुद्रों से भी मैंने बात की है और क्या बोलते हैं, बात वो है, बोलते हैं, समंदर भी बोलते हैं। क्या बात है। समंदर, इस समंदर का क्या करूं जो खींचता तो है खूब अपनी ओर, मेरी प्यास बुझाने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं है जिसके पास। ये समंदर, इस समंदर का क्या करूं जो खींचता तो है खूब अपनी ओर, मेरी प्यास बुझाने के लिए, पर चुल्लू भर पानी भी नहीं है जिसके पास। लौटता हूँ नदियों की तरफ अपनी प्यास लेकर, लौटता हूँ और नदियों की तरफ अपनी प्यास लेकर, पर नदियों की चाहतों में भी तो ये समंदर ही सांस लेता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत चाहतों सुंदर, में भी ये समंदर ही सांस लेता है। बहुत सुंदर। और जी। कुछ सुना देता हूँ, छोटी छोटी हैं, ज्यादा नहीं है बड़ी मेरे नहीं, पास। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा। और मैं आपको उससे पहले एक कविता और है, मैं साझा कर लेता हूँ। जी। बरसों बाद, ये कविता भी बहुत मेरी, बाकी में मेरी 10 कविताएं लगी थी, उसमें ये भी थी मतलब है, और इरावती में भी ये छपी हैं। बरसों बाद, बरसों बाद कोई करीब आकर बैठा, सर्दियों की गुनगुनी धूप सा। ओहो। बरसों बाद कोई करीब आकर बैठा, सर्दियों की गुनगुनी धूप सा। बरसों बाद किसी ने यूं हल्के से छुआ, जैसे छूती है हवा होले से, सिहरन दौड़ाती देह में। बरसों बाद यूं साझे किए अपने दो बोल किसी ने, बरसों बाद साझे किए अपने दो बोल किसी ने, जैसे घर की मुंडेर पर आकर करती है चिड़िया, बहुत जैसे बढ़िया, घर की बहुत मुंडेर पर आकर करती है चिड़िया। बरसों बाद खुशबुओं के सरोवर में उतरा हूँ डूब जाने के लिए। है, बरसों क्या बात है। खुशबुओं के सरोवर में उतरा हूँ डूब जाने के लिए। एक और प्रेम से ही जुड़ी थोड़ी सी कविता है वो मेरी। सूखी नदी स्वागत है। सा, सूखी नदी सा प्रेम। मुझे बता दीजिएगा समय का ध्यान रखते हुए, कोई बात है, ताकि आप चिंता न करिए आप। जी जी। सूखी नदी सा प्रेम, जो असंभव था उसे असंभव बनाने में लगा रहा, जो असंभव था उसे संभव बनाने में लगा रहा, जो अप्राप्य था उसे प्राप्त करने की जुगत में रहा। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, सपने टूटे कांच की किरचे ना बने, पर वो टूट कर लहूलुहान करते रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदगी की, जिंदगी की भागम भाग में, जिंदगी की भागम भाग में प्रेम एक सूखी नदी की तरह मिला, जिसमें कूद कर डूबना असंभव था। वाह। जिंदगी की भागम भाग में प्रेम एक सूखी नदी की तरह मिला, जिसमें कूद कर डूबना असंभव था। बहुत बड़ा अच्छा। वाजपेयी जी की एक फरमाइश है, वो जी, कहेंगे माहिए भी सुनाइए। माहिए मेरे पास मुझे निकालने पड़ेंगे, मैंने तैयारी नहीं की है। माहिए मैंने बहुत लिखे हैं, और वाजपेयी जी की प्रेरणा से ही मैंने माहिए लिखे, और ताका लिखा, हाइकू लिखे, और कविता के हद लगभग
प्रचलित फॉर्म में मैंने कुछ लिखा है, तो कुछ क्षणिकाएं टाइप की मैंने ज्यादा लिखी है। तो एक कविता और आपको सुना, बिन पानी समंदर, ये मेरी किताब के टाइटल कविता है, मतलब छोटी सी 4 लाइन की कविता है कि ख्वाहिशों का ये कैसा समंदर था, कि ख्वाहिशों का ये कैसा समंदर था जिसमें पानी नहीं था और तैर कर जाना था। ख्वाहिशों का कैसा समंदर था जिसमें पानी नहीं था और तैर कर जाना था। एक क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। परीक्षा नाम से एक छोटी सी कविता है, उसको क्षणिका के रूप में बहुत लिया गया, छापा गया लोगों ने, कि मेरे इर्द गिर्द आवाजों का बेइंतहा शोर था, मेरे इर्द गिर्द आवाजों का बेइंतहा शोर था, और मुझे तेरी आवाज को पहचान कर तुझ तक पहुंचना था, क्या और बात, मुझे क्या बात, तेरी बहुत आवाज को पहुंच कर पहचान कर तुझ तक पहुंचना था। यही परीक्षा थी मेरी। एक कविता और वाह सुना वाह, देता हूँ, फिर उसके सुनाइए, बाद उसके मैं बाद फिर हम लघु कथाओं पर बात करेंगे। जी जी। हाँ ठीक है, ठीक। चाहत नाम की एक कविता है मेरी। इसे मेरी चाहत का जुनून कह या पागलपन, इसे मेरी चाहत का जुनून कह या पागलपन, मैं तुझमें बार बार उतरना चाहता हूँ। एक बिंब है इसमें। इसे मेरी चाहत का जुनून कहे या पागलपन, मैं तुझमें बार बार उतरना चाहता हूँ, रहट के खाली पीपों सा, और बाहर निकलकर तुझसे लिया तुझमें ही उलीझ देना चाहता हूँ, फिर से तुझमें उतर जाने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, जिसने बहुत रहट को सुंदर, देखा होगा तो उस कविता को बहुत नजदीक से समझ लेगा, मतलब जो है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो तो अब हम भी लघु है। कथाओं पर बात करें, या अभी कुछ सुनाना चाह रहे हैं और? नहीं, अभी समय का आप देखिए, समय तो हो नहीं गया है, लोक कथाओं तक बात कर लेते हैं। हाँ, लघु कथा मैं इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि जी आपने जिस तरह से कहानियां लिखी हैं, अनुवाद कार्य किया है, कविताएं लिखी है, लघु कथाओं पर भी आपने बहुत काम किया है। तो जी। आपको क्या लग रहा है कि लघु कथा लिखना कितना कठिन है? क्योंकि जब आप कहानी लिखते हैं तो आपके पास एक बड़ा फलक होता है और उस पर फिर आप फेर बदल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उसको दिशा भी थोड़ा बहुत मोड़ सकते हैं। लेकिन लघु कथा ये होता है कि गागर में सागर वाली बात होती है, तो आपको अप टू द पॉइंट रहना पड़ता है। तो क्या महसूस करते हैं आप, लघु कथा अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण विधा है? लघु कथा अक्सर जो कम शब्दों में बात कहनी हो बहुत कठिन होती है कहना, मुश्किल वही होती है। और अभी आपने एक मुहावरा गागर में सागर भरना, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन लघु कथा को मैं मानता हूं कि छोटी कथा में हम बड़ी कहानी कहते हैं। कथा छोटी होती है लेकिन बड़ी कहानी कहते हैं, मतलब शब्द पर मत जाइए, वो एक बहुत बड़ी कहानी आपके सामने रखती है। और लोक कथाओं का जो शिल्प है, जो चला परंपरागत चल रहा है, या वो मैंने उसमें अपना कुछ शिल्प याद करने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं कि नीरव की लोक कथाओं में कहानीपन है, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कुछ लंबी हो जाती हैं, 300-400 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं 500-700 800 शब्द की भी लोक कथा लिखता हूँ, और खूब छपती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, और पसंद भी की जाती हैं। तो मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि मैं किस तरह की लोक कथा लिखता हूँ, और वो एक बड़ी कथा का भी आपको आनंद देंगे। देखिए, कहने को वो लोक कथा है, लोक कथा का टाइटल है, और लोक कथा और कहानी, कथा विधा की जो विधाएं हैं, जो उप विधाएं हैं, उसमें लोक कथा जो है कहानी की छोटी बहन है। ये लोक कथा कहानी में भी, मतलब ये दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के घर जाती आती रहती हैं, कभी वो जाती है कभी ये चली जाती हैं। तो कहानी में भी हमको कई जगह लगता है कि ये पैराग्राफ या ये बात जो है, ये लोक कथा
बहुत सुंदर लोक कथा सी है। और कभी लोक कथा में यार ये तो एक बहुत बड़ी कहानी है, इस तरह की बात है। तो वह बात ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं अपनी 2 लोक कथाएं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ जी, एक सुनाइए, बहुत अच्छी बात। एक थोड़ी बड़ी है और 2 छोटी लोक कथाएं मैं सुनाऊंगा। छोटी, बहुत छोटी, मतलब है, समय आपका हो रहा है। नहीं नहीं, और आप पढ़िए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लोक कथा है चिड़िया की दोस्ती। बिल्कुल जो लोक कथा का जो पैटर्न चल रहा है उससे बिल्कुल अलग की लोक कथा है ये। और आपको लगेगा कि ये जैसी हम लोक कथाएं पढ़ते हैं वैसा तो है ही नहीं इसमें, मतलब चिड़िया की दोस्ती। बहुत अकेला अनुभव कर रहा हूं। घर के अंदर के सन्नाटे से डरकर बालकनी में आ बैठा हूं। शाम उतर आई है। गली में कुछ बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। उनका शोर है पर मुझे सुनाई नहीं देता। मैं न जाने किस दुनिया में गुम हूं। जीवन निस्सार लग रहा है। दुख अपनी हदें तोड़कर मुझसे लिपटा हुआ है। किसी का कांधा मेरे पास नहीं कि अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो लूं और अपने को हल्का कर लूं। हम्म। ये दुख का पहाड़ रह रह कर क्यों टूटता है। एक बार ही पूरी तरह टूटकर अपने भारी मलबे में मुझे समा क्यों नहीं लेता। मैं अपने परिवार को किस मजबूती के साथ कसकर पकड़े था। फिर इन हथेलियों में न जाने कहां से कैसे यकायक चिकनाहट आ गई कि सभी एकाएक कर फिसलते चले गए, छूटते चले गए। एक लंबे समय से मुझे नहीं पता हंसी किस चिड़िया का नाम है। एक चिड़िया बालकनी की रेलिंग पर आ बैठी है। एक चिड़िया बालकनी के रेलिंग पर आ बैठी है। चोंच खोले तेजी से गर्दन इधर उधर घुमा रही है। रेलिंग पर बार बार फुदक रही है, पर शायद वह डर भी रही है। मेरी फुर सी आहट कर मेरी आहट पर फुर भी हो जाना चाहती है। कुछ पल में दोबारा वह फुर हो जाती है और कुछ ही पल में वो दोबारा आकर बैठ जाती है। ऐसा वह कई बार करती है। जैसा कोई बच्चा जैसे कोई बच्चा आपको छूने के लिए आए और करीब आते ही दूर भाग जाए। मुझे लगता है पलके झपकने मात्र से वह डर कर भाग जाएगी। मैं जैसे स्टैच्यू हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ बनी रहे, अपनी फुदकन के साथ, अपनी चींची के साथ। पर तभी मेरी आंखें दुखने लगती हैं और मैं तेजी से पलके झपकने लगता हूँ। वाह। वह एक एक पल रेलिंग पर ठिठकती है और फिर फुर हो जाती है। मुझे उसका जाना अच्छा नहीं लगता। उसका फुर हो जाना पीड़ा देता है। मैं फिर अपने अकेलेपन से जूझने लगता हूँ। फिर पीड़ा के गहरे एहसास से भर उठता हूँ। कुर्सी पर बैठे बैठे मैंने अपनी टांगें पसार ली हैं और शरीर को ढीला छोड़ दिया है। फिर न जाने मैं किस दुनिया की यात्रा पर निकल जाता हूँ। इस दुनिया में न पहाड़ हैं, न जंगल हैं, न कोई पेड़, न पौधा, न नदियां, न झरने, न रेगिस्तान, न समंदर, न कोई गांव, न कोई कस्बा, न कोई शहर। न बच्चे, न जवान, न बूढ़े, न औरत, न मर्द। बहुत उजाड़। दुनिया की ऐसी हालत किसने बना दी। मैं घबरा जाता हूँ। तभी तभी इस उसकी चींची इस खाली दुनिया में मुझे सुनाई देती है। चिड़िया रेलिंग पर नहीं, मेरे कंधे पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर फुदक फुदक कर अपनी दिशा बदलती है, फिर मेरे सिर पर बैठ जाती है। मेरे बालों में चोंच मारने लगती है। मुझे अपनी माँ याद आ जाती है, जो बचपन में मेरे सिर में से ठुएं मार मार कर जुएं चुगा करती थी। मैं दम साधे बैठा हूँ। एक अजब निर्वचनीय सुख और आनंद की अनुभूति होती है।
चिड़िया उछलकर मेरे दूसरे कंधे पर बैठती है, कुछ देर वहीं फुदकती है, ची ची कर फिर मेरे कुर्सी के हत्थे पर रख के मेरे हाथ पर बैठ जाती है, फिर दाएं हाथ पे आती है। मैं अपना दूसरा हाथ उसके पास ले जाता हूँ। वह बिल्कुल नहीं डरती, मानो मुझसे दोस्ती कर ली हो। वह चोंच खोले अपनी भाषा में जैसे कुछ कह रही हो। मैं अपना दुख और अकेलापन भूल जाता हूँ। एकाएक खाली भरी सी लगने वाली दुनिया फिर से हरी भरी लगने लगती है, जिसमें पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, भरे पूरे शहर हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं। मैं चिड़िया का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी कथा। अब आपके लिए तिलकेंद्र अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। जी, अरोड़ा जी कह रहे हैं अद्भुत कथा और वाचन अभिभूत करने वाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। केंद्र जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तो उनको। मतलब स्पष्ट बात यह है कि लघु कथा में आप बहुत कम शब्दों में एक छोटी कथा में बहुत बड़ी कहानी बकौल सुभाष नीरव, उसमें उसका शब्द तो बहुत कम है, लेकिन उसका कैनवस जो है, उसका जो भाव है, इतना विस्तृत हो जाता है, उसका आयाम इतना बड़ा हो जाता है कि छोटे शब्दों में आप बहुत बड़ी बात कह देते हैं। तो कहते हैं ना कि लघु कथा का यही मूल मंत्र है कि वो जी, आपके दिमाग से होते हुए दिल तक उतर जाए और अपनी जगह बना दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लघु कथा थी। दो छोटी छोटी और सुनाऊंगा लोक कथाएं। वो बड़ी लोक कथा आपने सुन ली, छोटी लोक कथा में भी मेरी कोशिश है कि थोड़ा लीक से हट करके बात की जाए, बिंब के माध्यम से या कैसे। और मैं समझता हूँ ये सब सफिशिएंट होगा, और इसके बाद समय हो गया है। जी जी। फितरम नाम से दो लोक कथाएं हैं, वो एक दूसरे की से जुड़ी हुई हैं। फितरत एक सुनाने जा रहा हूं आपको। आपका स्वागत है। मुझे तितलियों से प्यार था, मुझे तितलियों से प्यार था, उसे फूल अच्छे लगते थे। मैं उसके लिए फूल बन गया खुशबूदार, और वह तितली बन गई। खूबसूरत तितली, रंग बिरंगी तितली। वह मुझ पर मंडराती, मुझे चूमती, मुझ संग अटखेलियां करती, बहुत निहाल कर देती। सारी दुनिया मुझे स्वर्ग लगने लगती। फिर वह आसपास के दूसरे फूलों पर मंडराने लगी, वाह। उन्हें चूमने लगी। मेरे दिल में आरियां चलने लगी, नफरत की आग मुझे जलाने लगी। दुनिया दोजख लगने लगी। मैं फूल से मैं फूल से फिर आदमी बन गया, पर वह लड़की बनकर भी तितली बनी रही। एक क्या रंग, बात है। पर वह लड़की बनकर भी तितली बनी रही। एक रंग, फितरत का एक रंग, फितरत का दूसरा रंग, कनेक्टेड है ये एक दूसरे से। जी जी जी। वक्त ने करवट बदली, लड़की फूल बन गई, खूबसूरत फूल जो देखता दीवाना हो जाता। कुदरत ने मुझे भंवरा बना दिया। अब मैं फूल को चूमता, प्यार करता, उसकी सुगंध का रसपान करता। फूल को अच्छा लगता, वह लहालोट हो जाता। फिर मुझे उस फूल से भी सुंदर फूल दिखाई दिए। फिर मुझे उस फूल से भी सुंदर फूल दिखे। मैं खुश था, दुनिया कितनी रंगीन है। फूल बनी लड़की कुढ़ने लगी, उसका चेहरा कुमड़ाने लगा। वह फिर से फूल से लड़की बन गई, पर मैं भंवरा बने ही रहना कबूल मैं और फिर मैंने भंवरा ही बने रहना कबूल कर लिया। वाह वाह, ये तो लघु कथात्मक कविता लग रही है दोनों। इसे प्रयोग कीजिए। ये तो लेकिन मुझे मुझे तो नीरव जी दोनों कविताएं लग रही थी।
मैंने कहा ना कि अच्छा, लघु कथात्मक कविताएं लगी मुझे ये, बहुत 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 सुंदर। और हमारे अरुण जी पुनः कह रहे हैं कि क्या बिंब है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और देखिए लघु कथा की अपनी यही शक्ति होती है, उसका पैनापन जो होता है ना, कम शब्दों जी में आप ऐसे तीर मारते हैं, ऐसे तीर चलाते हैं कि जो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। जी जी। आपका क्या क्या टिप्पणी है आपकी इस बात पर? नहीं, लघु कथा में मेरी तो टिप्पणी यही है कि आप लघु कथा को लघु मत बनाएं, उसके साथ कथा तत्व भी जुड़ा है, कथा शब्द भी जुड़ा है, कम से कम उसमें कथा तो जरूर हो। और बिना कथा के लघु कथा कोई मायने नहीं रखती हैं। आप कथा का होना अनिवार्य है, और उस कथा का एक प्रोसेस होता है किसी भी रचना आने में। उस प्रोसेस से गुजरे बिना आप अच्छी रचना नहीं दे सकते। जिस तरह के कच्चा माल होता है, उसको कच्चे लोहे को आप पकाते हैं कई तापमानों पर, इस तरह कच्चा माल जो हमारे सामने आता है, हमारे आज समाज से या हमारे देश दुनिया से जो हमारे सामने आता है या हमारे अनुभव से आता है, उसको हम तुरंत फुरत उठा करके कढ़ाई में डालकर सब्जी बनाकर न रखते हैं। उसको अपनी चहन की भट्टी में तपाएं, तो मनन करें, कई तापमानों से उसे गुजारें, और फिर उसमें से जो चीज निकलेगी, उस चीज का तो जवाब ही कुछ और होगा, कमाल क्या होगी बात वो। है, क्या बात। तब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी जब हम्म। तक कि हम आपके एक पंजाबी कविता न सुने, क्योंकि पंजाबी में भी आपने काफी लिखा है। पंजाबी में कविता लिखी है आपने? नहीं, पंजाबी में मैंने कविता नहीं लिखी, पंजाबी कविताओं का अनुवाद किया है। लेकिन वही है कि मैं इस प्रोग्राम की जब तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये चीजें मतलब हैं कंप्यूटर में पढ़ी हैं, और ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा। तो मैंने पंजाबी, बल्कि मैंने 99% जो काम किया है ना, वो हिंदी से पंजाबी में किया है। 1% मैंने कहानी भी पंजाबी से हिंदी में किया है, और हिंदी से पंजाबी में मेरा काम बहुत 1% ही है। उसमें मैंने कुछ कविताओं का अनुवाद किया है पंजाबी में, जैसे विमल कुमार की कविताएं अभी समकाली साहित्य पत्रिका निकलती है, उनकी 10 कविताएं मेरे अनुवाद में छपी थी। और एक विवेक मिश्रा की एक कहानी थी घड़ा, बहुत मार्मिक और बड़ी दिल हिला देने वाली कहानी है। मुझे उनकी वो कहानी कभी भूलती नहीं है। उसका मैंने पंजाबी में अनुवाद किया था। फिर मेरे मित्र ने उसको वेट किया, मेरे पंजाबी कथाकार हैं, नक्षत्र हैं, उन्होंने उसको वेट किया, थोड़ा बहुत तराशा उसको, और वो पंजाबी की एक कथा पत्रिका है अखर, उसमें छपी, और वो इतनी सराही गई कि मेरे पास ऑफर आने लगे कि आप हिंदी से पंजाबी में भी अनुवाद करो, जो मैं नहीं करता हूँ। बहुत अपनी सिलेक्टेड हूँ, बहुत छोटी छोटी रचनाओं का करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मन जो है ना पंजाबी से हिंदी में ही ज्यादा रमता है। और मेरे पास काम इतना है पंजाबी से हिंदी के, प्रोजेक्ट इतने हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के हैं, बाहर बैठे एनआरआईओ के हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ यूनिवर्सिटियों के हैं, मुझे वो करके पूरे देने पड़ते हैं, समय से देने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह कि मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, और रिटायरमेंट के बाद में इस अनुवाद ने मुझे कभी भी मतलब पैसे के रूप में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे पत्रिकाएं, इंडियन पत्रिकाएं क्या देंगी, इंडियन प्रकाशक क्या देंगे, नेशनल बुक ट्रस्ट इतना अच्छा मेरे को पारिश्रमिक देता है, मानदेय देता है, और पंजाबी के जो राइटर हैं विदेशों में बैठे वो बहुत अच्छा अनुवाद का मेरे को पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरी मेहनत का की वो कदर करते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट भी करता है, वो भी करते हैं, और पंजाबी के लेखक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, जो यहाँ रहते हैं। तो लेकिन यह है कि हम अगर किसी प्रकाशक के लिए काम करें इधर के, तो वो आपको 5-10 हजार रुपये देकर छुट्टी कर देगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने नाम भी कमाया है और धन भी कमाया है इस अनुवाद से, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे मेरा दिल रमता है इस काम में, इसको करने में, और मुझे लगता है कि मैं कहीं कुछ अच्छा काम ही कर रहा हूँ, कि जो कहानी पंजाबी की जो इसका जो साहित्य है, वो जो एक खास दायरे में बैठ न रह जाए, वो हिंदी के विशाल पाठकों के पास जब जाता है ना, तो वो भारतीय भाषाओं तक भी पहुंचता है। जो मेरी कहानियां अनुवाद की हैं, जो कथा देश का अनुवाद का आया था 2000 में,
अंक आया था पंजाबी कहानी अब तक, उन कहानियों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, आज भी होता है, मेरी अपनी कहानियों का भी हुआ, और उनके नाट्य रूपांतरण हिंदी में खेले गए, मतलब यहाँ दिल्ली में खेले गए। तो कहने का मतलब है कि वो पंजाबी में इतनी अच्छी अच्छी क्लासिक कहानियां हैं जो विश्व स्तर के क्लासिक साहित्य का मुकाबला कर सकती हैं, टक्कर ले सकती हैं। तो मेरी ये मंशा रहती है, कोई भी अच्छी कहानी अगर मेरे पत्रिका में पढ़ी मैंने, मेरे पास पंजाबी पुस्तक है, तो मैं फिर उससे सौदेबाजी नहीं करता, लेखक से कहता हूँ कि मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दो, नहीं तो बहुत सी कहानियां हंस में छपी हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मकसद है कि पंजाबी का साहित्य आप हल्का मत समझिए, भारतीय भाषाओं का साहित्य हल्का मत समझिए, हिंदी से भी बेहतर, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा जाता है, लिखा गया है और लिखा जाता रहेगा, लेकिन भारतीय भाषाओं में जिसमें पंजाबी भी आती है, उनके साहित्य से भी आप रूबरू होंगे तो मालूम होगा कि वहां क्या क्या चीज लिखी जाती है, कितना क्लासिक वहां भरा पड़ा है। तो तो एक वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, कुछ विशेष कार्य हो रहा है? हाँ नहीं, मैं 2 उपन्यास पे काम कर रहा हूँ। एक उपन्यास तो भावना प्रकाशन से आ जाएगा, हो गया है कंप्लीट, बुक फेयर पे आ जाएगा। और इधर हमारे पंजाबी के राइटर्स हैं जरनैल सिंह, वो कनाडा में रहते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ की कल्चर को, जो वहाँ है, बहुत बुजुर्ग हैं वो और पंजाबी में लिखते हैं, वहाँ की धरती की समस्याओं को, विदेशों को, वो यहाँ से गए हैं लेकिन बहुत सारे पंजाबी हैं कि वो बार बार कहानियां पंजाब की लिखते हैं, इधर हिंदुस्तान की लिखते हैं, रहते वहां बरसों हो गए उनको, ये फोबिया उनका टूटता नहीं है। तो उन्होंने लंबी कहानियां बहुत लिखी हैं और मार्वलस कहानियां लिखी। उनकी 5 लंबी कहानियों का एक संग्रह आया था, काले वर्के, काले पन्ने मतलब नाम पे, उसको मैंने अनुवाद किया है, फाइनल टच दे रहा हूँ। और एक किताब में पंजाबी की नेशनल बुक ट्रस्ट के दे दी है, एक पे काम चल रहा है, ये मेरे हाथ में है काम। नीरव जी, अंत में आपसे ये जानेंगे कि साहित्य के अतिरिक्त आपकी और अपनी विशेष रुचियां क्या है? जैसे कई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कई लोग संगीत में रुचि रखते हैं, आपका क्या व्यक्तिगत? फिल्मी गाने सुनना, और वो भी पुराने गाने सुनना, मुकेश के गाने, रफी के गाने। कौन सा उस जमाने के गाने आपको ज्यादा पसंद है? पुराने मेरे अपने दौर के जितने गाने हैं, 80 से पहले के जो दौर के हैं, मतलब 70 के आसपास मैं गाने खूब सुनता था। आकाशवाणी ने मुझे गाने सुनाए हैं ना, विविध भारती खूब सुनता था मैं, ट्रांजिस्टर वो आ गए थे, ट्रांजिस्टर अपने छाती पे रखता था, लेटा लेटा सुनता रहता था मैं। माँ कहती रहती, बाप के पिताजी कहते रहते पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, ट्रांजिस्टर ही बगल में लगाए रखता है, मतलब तो गाने मैंने फिल्मी, वो मुझे गाने जो फिल्म में लिखे गए हैं ना, जैसे आपने अभी प्रोग्राम से पहले कही, प्रदीप के गाने मुझे बहुत पसंद रहे, और उनकी आवाज में गाए हुए गाने को मैंने जिन दिनों में कैसेट आया करती थी, मेरे पास टेप रिकॉर्डर था नेशनल पैनासोनिक का, उसमें लगा करके मैं घंटों सुनता था, मतलब ये उसको, और क्या गाने होते थे। और ज्यादातर गाने पुरानी फिल्मों के, एक अब शैलेंद्र के गाने जो राज कपूर की फिल्मों में लिखे या दूसरी फिल्मों में लिखे, शैलेंद्र के गाने तो इतना दिल को छू लेने वाले गाने होते थे, उसमें कविता भी होती थी और संगीत भी बढ़िया होता था उनके अंदर। तो वो चीजें आज कहाँ मिलती हैं। आज जो म्यूजिक है ठीक है, आज नई पीढ़ी का म्यूजिक है लेकिन जिसमें संगीत में आवाज ना दबे। पुराना संगीत जो होता था वो गायक की आवाज को दबाता नहीं था, खोल कर प्रस्तुत करता था वो। आज संगीत बहुत बढ़िया। आगे कभी फिर मिलेंगे, फिर बातचीत इसको आगे रखेंगे। तो अब अंत में अपने मित्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मेरा निवेदन है बाद में देखिएगा आप, उन पर अपना आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो मित्रों के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप, जो इस बीच पे जुड़े रहे? जी, मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ करके मेरा आत्मबल बढ़ाया है। मुझे देखिए, हम लोग बोल के चले जाते हैं,
जो 1 घंटा बैठ करके सुनना, लेखक कोना मैंने 26-30 एपिसोड किए थे और मुझे पता, मैं एडमिन था, कि लोग जो वहां आते थे वो साहित्य प्रेमी थे। जो 25 आए 30 आए लेकिन आते थे वो। तो जो लोग यहाँ आते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, बात करते हैं, समय निकाल करके बैठते हैं, उनका तो हमें आभारी होना चाहिए। और वो हमसे कुछ लेके ना जाएं, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ ले लेते हैं जब वो क्या कमेंट्स बात करते हैं। बहुत कुछ चीजें समझने को मिलती हैं और कमेंट्स का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, मैं उन सब का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपका भी, कि आपने मुझे अपनी श्रृंखला में जोड़ा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जैसा भी हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, जैसा भी हूँ, जिस रूप में हूँ, उसी रूप में आपने मुझे प्रश्न किए और बहुत कामयाब, अच्छे प्रश्न किए आपने। और कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो अब तक नहीं किए गए मुझसे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। बहुत अच्छा लगा आप मेरे इस मंच पर आ गए और बहुत सारी खुल के बातें हुई और जी जी ईश्वर ने चाहा फिर मिलेंगे, फिर जी आगे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित थे सुपरिचित कथाकार, कवि और अनुवादक श्री सुभाष नीरव। इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए